नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 61 और पंजाब में 70% से अधिक मतदान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा और कौशल के बारे में वेबिनार के पूर्ण सत्र को आज संबोधित करेंगे। चारा घोटाले से जुड़े 5वें मामले में आज रांची की विशेष अदालत राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाएगी। केरल में आज से सभी विद्यालय पूरी तरह से खुल रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री ज़ां-इव ले ड्रियन से वार्ता की। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 17 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती और 6 वर्ष बाद भारत फिर से विश्व T20 क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 55वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, ओडिशा के 12 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अपनी नाव में पुलिसकर्मियों और सैनिकों को बिठाने से इनकार कर दिया था और सैनिकों के आगमन के बारे में अपने गांव के लोगों को सचेत करने के प्रयास में प्राणों की आहुति दी थी। उनकी बहादुरी और देशभक्ति को प्रसिद्ध उड़िया कवि सची राउतरे की कविता बोटमैन ने अमर कर दिया था। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। ओडिशा के 12 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अपनी नाव में पुलिसकर्मियों और सैनिकों को बिठाने से इनकार कर दिया था और सैनिकों के आगमन के बारे में अपने गांव के लोगों को सचेत करने के प्रयास में प्राणों की आहुति दी थी। उनकी बहादुरी और देशभक्ति को प्रसिद्ध उड़िया कवि सची राउतरे की कविता बोटमैन ने अमर कर दिया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के 59 और पंजाब के सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतदान संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में शाम 5 बजे तक लगभग 2 करोड़ 6 लाख मतदाताओं ने वोट डाले। इस चरण में कुल 627 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पंजाब में लगभग 70% वोट डाले गए। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मतदान दर्ज किया गया। वर्ष 2017 में पंजाब में 77.4% मतदान हुआ था। इस बार के चुनाव में 93 महिला और 2 किन्नरों सहित कुल 1304 उम्मीदवार मैदान में थे।
वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या और उनकी सूची जमा कराने की अधिकतम समय सीमा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दी है। आयोग ने यह निर्णय कोरोना संक्रमण में कमी और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा धीरे धीरे पाबंदियां हटाने के कारण लिया है। आयोग ने कहा है कि अब स्टार प्रचारकों की संख्या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के लिए 40 और अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 20 होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विशाखापत्तनम में नौसेना के बेड़े का निरीक्षण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने को देखते हुए इस निरीक्षण का विशेष महत्व है। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर श्री कोविंद नौसेना बेड़े के 60 से ज्यादा जहाजों और पनडुब्बियों तथा 55 विमानों का निरीक्षण करेंगे। नौसेना बेड़े का यह 12वां निरीक्षण होगा। राष्ट्रपति देश में बने गश्ती जहाज INS सुमित्रा पर सवार होंगे। इस पर अशोक स्तंभ अंकित रहेगा। गार्ड ऑफ ऑनर तथा 21 तोपों की सलामी के बाद INS सुमित्रा 44 जहाजों के साथ समुद्र पर निकल पड़ेगा। फ्लीट रिव्यू में नौसेना के साथ साथ तटरक्षक बल के जहाज शामिल होंगे। भारतीय नौवहन निगम और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाज भी इस अभियान का हिस्सा होंगे। राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू के बारे में हमने नौसेना के पूर्वी बेड़े के कमांडर रियर एडमिरल संजय भल्ला से बात की। The crew will man the side and salute with the traditional 3 days and act also termed as a man and chair shake. The president will also witness a composite fly past and a colorful parade of sail. This is the 3rd review of Visakhapatnam, the last one being the International Fleet Review in 2016. फ्लीट रिव्यू के बाद राष्ट्रपति स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल। आकाशवाणी राष्ट्रपति के भारतीय नौसेना बेड़े के निरीक्षण का सीधा प्रसारण करेगा। इसे अब से कुछ देर बाद 8:55 से FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर सुना जा सकता है। हमारे AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर भी इसका आंखों देखा हाल सुना जा सकता है। ये प्रसारण आकाशवाणी AIR YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर वेबिनार के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाएं लागू करने के बारे में वेबिनार का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बजट घोषणाओं को तेज गति और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए केंद्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में वेबिनार की श्रृंखला आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य सरकारी तथा निजी क्षेत्र, शिक्षा और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करते हुए विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्यनीतियों की पहचान करना है। प्रधानमंत्री डिजिटल विश्वविद्यालय पर आधारित पहले वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अधिकारी, उद्योगों के प्रतिनिधि, कौशल विकास संगठन, शिक्षाविद, विद्यार्थी और अन्य विशेषज्ञ भाग लेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रांची में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत आज राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े 5वें और अंतिम मामले में सजा सुनाएगी। लालू प्रसाद को 15 फरवरी को चारा घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में भी सजा सुनाई गई थी। ये मामला झारखंड के डोरंडा कोषागार से अवैध और धोखाधड़ी से 139 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकालने से जुड़ा है। उस समय लालू प्रसाद अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। चारा घोटाले के अंतिम मामले में फैसले की ऑनलाइन सुनवाई के लिए रांची स्थित रिम्स अस्पताल में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो रहे मामले की सुनवाई के लिए रिम्स के स्पेशल वार्ड में एक लैपटॉप और एक ऑपरेटर की व्यवस्था की गई है। विशेष CBI न्यायाधीश SK शशि ने चारा घोटाले मामले में 15 फरवरी को अपना अंतिम फैसला सुनाए जाने के बाद 38 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने चारा घोटाला मामले में 75 लोगों को दोषी ठहराया था, जबकि लालू प्रसाद को उनके खराब स्वास्थ्य के कारण रिम्स के विशेष वार्ड में स्थानांतरित किया गया था। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। केरल में कोविड के मरीजों की संख्या में निरंतर कमी को देखते हुए आज से विद्यालयों में नियमित कक्षाएं शुरू हो रही हैं। राज्य में 2 वर्ष के अंतराल के बाद लगभग 47 लाख विद्यार्थियों के फिर से विद्यालयों में लौटने की संभावना है।
लगभग 1,90,000 शिक्षक और 22,000 गैर शिक्षण कर्मचारी भी काम पर लौटेंगे। राज्य सरकार ने विद्यालयों में कक्षाएं स्वच्छ बनाने के लिए हाल के दिनों में व्यापक अभियान चलाया। कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल यूनिफॉर्म और हाजिरी लागू न करने का फैसला किया गया है। राज्य सड़क परिवहन निगम भीड़ से बचने के लिए अधिक संख्या में बसें चलाएगा। पुलिस ने भी यातायात सुचारू बनाने के व्यापक प्रबंध किए हैं। राज्य में इस महीने की 7 तारीख से विद्यालयों में सीमित कक्षाएं शुरू की गई थीं। स्थिति में सुधार के बाद अब पूरी तरह विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में कल 570 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दिल्ली सरकार ने बताया कि कल 730 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए, जबकि 4 लोगों की महामारी से मृत्यु हो गई। राजधानी में फिलहाल 2,545 रोगियों का उपचार चल रहा है। कल विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 80,310 कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 175 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 1 करोड़ 89 लाख से अधिक एहतियाती डोज दिए गए हैं। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में 5 करोड़ 36 लाख से अधिक पहली डोज और 2 करोड़ 15 लाख दूसरी डोज के रूप में दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में आज नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 61 और पंजाब में 70% से अधिक मतदान हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा और कौशल के बारे में वेबिनार के पूर्ण सत्र को आज संबोधित करेंगे। चारा घोटाले से जुड़े 5वें मामले में आज रांची की विशेष अदालत राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाएगी। केरल में आज से सभी विद्यालय पूरी तरह से खुल रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री जियां-इव लुद्रियां से वार्ता की। भारत ने तीसरे और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 17 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती और 6 वर्ष बाद भारत फिर से विश्व 2020 क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री जियां-इव लुद्रियां से द्विपक्षीय मुद्दों पर कल पेरिस में चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने कोविड महामारी के दौरान भारत और फ्रांस के बीच सहयोग की सराहना की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए। इसके अंतर्गत दोनों देशों ने समुद्री अर्थव्यवस्था और महासागर निगरानी से जुड़ी भविष्य की योजना जारी की। इस योजना का लक्ष्य समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संस्थानिक, आर्थिक, ढांचागत और वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से साझेदारी बढ़ाना है। दोनों देश खेलों के क्षेत्र में संयुक्त घोषणा को जल्द जारी करेंगे। दोनों विदेश मंत्री भारत और फ्रांस में लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार पर भी सहयोग करने पर सहमत हुए। डॉक्टर जयशंकर और फ्रांस के विदेश मंत्री ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विशेष रूप से भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी पर चर्चा की। दोनों देशों ने यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष के रूप में फ्रांस की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की। फ्रांस ने इस वर्ष 1 जनवरी को यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया था। विदेश मंत्री ने हिंद प्रशांत पर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के एक सम्मेलन बुलाने की भी सराहना की। ये सम्मेलन कल होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में आज संसदीय शिष्टमंडल संयुक्त अरब अमारात के 5 दिन के दौरे पर रवाना हो रहा है। दोनों देशों के संसदीय शिष्टमंडलों के द्विपक्षीय आदान प्रदान के अंतर्गत ये किसी भी पक्ष की ओर से पहली यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान शिष्टमंडल
संयुक्त अरब अमारात की संघीय राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष के साथ मुलाकात करेगा। इसके अलावा शिष्टमंडल के सदस्य अबुधाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और संयुक्त अरब अमारात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से भी भेंट करेंगे। भारत ने यूक्रेन में जारी तनाव को देखते हुए वहां रह रहे अपने सभी नागरिकों से कहा है कि यदि उनका वहां रहना अनिवार्य न हो तो वे देश छोड़ दें। यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों से भी कहा गया है कि वे अस्थायी तौर पर यूक्रेन से लौट जाएं। कीव स्थित भारतीय दूतावास ने विद्यार्थियों से कहा है कि वे विशेष उड़ानों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अनुबंधकर्ताओं के संपर्क में रहें। विद्यार्थियों की सुचारू और समय पर वापसी के लिए वाणिज्यिक और विशेष उड़ानें उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारतीय विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे ताज़ा जानकारी के लिए दूतावास के फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट के संपर्क में रहें। इस बीच एयर इंडिया ने यूक्रेन और रूस के बीच तनाव के कारण इस महीने की 22, 24 और 26 तारीख को भारत और यूक्रेन के बीच 3 उड़ानें संचालित करने का फैसला किया है। एयर इंडिया ने कहा है कि इन उड़ानों में सीटें उपलब्ध हैं और एयर इंडिया के कार्यालयों, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत एजेंटों के जरिए बुकिंग कराई जा सकती है। भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में तीसरे और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 17 रन से हराकर 3-0 से श्रृंखला जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर 20 ओवर में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। 185 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 167 रन ही बना सकी। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत अब श्रीलंका के साथ 3 मैचों की 2020 श्रृंखला खेलेगा। पहला मैच 24 फरवरी को लखनऊ में होगा। भारत 6 वर्ष बाद फिर से विश्व 2020 क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर आ गया है। कोलकाता में कल भारत ने वेस्टइंडीज से 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीतने के बाद ये उपलब्धि हासिल की है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को शीर्ष स्थान से हटाया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। द पीपल ऑफ इंडिया। 21 फरवरी 1948 को भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित समिति ने संविधान सभा के अध्यक्ष को संविधान का मसौदा सौंपा था। समिति को ये मसौदा 4 महीने पहले ही मिल गया था, जिसे सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने तैयार किया था। राव के मसौदे में विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पर लिए गए निर्णय शामिल किए गए थे। इन समितियों को संविधान के विशिष्ट भागों के बारे में तैयार किए गए संवैधानिक प्रावधानों पर कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मसौदा समिति ने अक्टूबर 1947 से फरवरी 1948 के बीच राव के मसौदे की छानबीन की, उसे दुरुस्त किया और उसमें कुछ जोड़ा। इस प्रक्रिया के उपरांत 1948 का मसौदा सामने आया। संविधान के उस मसौदे में 315 अनुच्छेद थे, जिन्हें लगभग 18 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। उनमें सरकार की संरचना, अधिकारों और केंद्र राज्य संबंधों सहित विभिन्न विषय शामिल किए गए थे। कुछ प्रावधानों को समझने में आसानी के लिए मसौदा समिति ने दस्तावेज में पाद टिप्पणी और संक्षिप्त व्याख्या भी शामिल की। संविधान का वो मसौदा भारतीय संविधान का पहला खाका था जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था। सुझाव लेने के लिए संविधान सभा के सदस्यों, प्रांतीय सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों तथा आम जनता के बीच मसौदे का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। सदस्यों और भारत की जनता के बीच परामर्श और आम सहमति की इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने में सहायता मिली और ये है भारत का संविधान।
हम आज स्वाधीनता सेनानी वीरेंद्र नाथ दत्त गुप्त का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 21 फरवरी 1910 को शहीद हुए थे। वीरेंद्र नाथ का जन्म सन 1891 में तत्कालीन बंगाल के ढाका जिले में हुआ था। वे अनुशीलन समिति के सदस्य थे। 1909 के आरंभ में उन्हें बाघा जतिन ने सतीश बोस के संरक्षण में हथियारों का प्रशिक्षण लेने के लिए सुंदरबन भेजा। कलकत्ता वापस आकर वीरेंद्र नाथ ने 24 जनवरी 1910 को कलकत्ता हाईकोर्ट के गलियारे में डीएसपी खान बहादुर शमसुल आलम को गोली मारी, जो अलीपुर बम केस में मुख्य जांच करता थे। वीरेंद्र नाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 21 फरवरी 1910 को प्रेसिडेंसी जेल में वीरेंद्र नाथ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस महान सपूत को शत शत नमन। आज हम शहीद सुकुर चंद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 21 फरवरी 1947 को शहीद हुए थे। वर्तमान बांग्लादेश के दिनाजपुर में तेभागा आंदोलन के दौरान किसान सभा के नेता डोमा सिंह की तलाश में पुलिस दिनाजपुर के थुमनिया गांव में घुस गई। लोग अपने नेता की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए डोमा के घर के सामने एकत्र हो गए। अपनी पत्नी के साथ सुकुर चंद हाथ में लाठी लेकर पुलिस की तरफ बढ़े। पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुकुर चंद और उनकी पत्नी वहीं शहीद हो गए। इन महान शहीदों को हमारा नमन। आज हम बिहार के भागलपुर जिले के स्वाधीनता सेनानी महिपाल सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 15 फरवरी 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस मनाने के लिए महिपाल सिंह के साथ करीब 4000 लोग तारापुर पुलिस थाने के पास एकत्र हुए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर होने की चेतावनी दी और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। महिपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हुए और 21 फरवरी 1932 को शहीद हो गए। भारत माँ के इस महान सपूत महिपाल सिंह को शत शत नमन। हम आज सुपलुल दुबे का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 21 फरवरी 1859 को शहीद हुए थे। मुंबई प्रेसिडेंसी के निवासी सुपलुल मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वे कई बार कंपनी सेना के विरुद्ध लड़े, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। दुबे पर नौकरी छोड़कर भागने और विद्रोह के आरोप लगाए गए। आजीवन देश निकाला करके उन्हें अप्रैल 1858 में अंडमान भेज दिया गया। 21 फरवरी 1859 को दुबे शहीद हो गए। महान स्वाधीनता सेनानी सुपलुल दुबे को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और विशाल, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण और पंजाब में विधानसभा चुनाव की खबरों को अखबारों ने अहमियत दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पंजाब में पिछली बार से 8% कम, यूपी की सीटों पर ज्यादा वोटिंग। राजस्थान पत्रिका ने एक शरीर दो व्यक्ति वाले सोहना और मोहना जुड़वा भाई के पहली बार मतदान करने पर सुर्खी दी है, पंजाब में दोनों ने किया गुप्त मतदान। दैनिक भास्कर लिखता है, सोहना ने नहीं देखा मोहना ने किसको वोट दिया और मोहना ने भी नहीं देखा कि सोहना ने किसे वोट दिया। लोक सत्य की सुर्खी है, कोरोना के नए मामलों में गिरावट जारी, 51 दिन बाद नए मामले 20,000 से नीचे आए। निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइन जारी, सभी पार्टियों को अधिकतम स्टार प्रचारकों के साथ प्रचार की इजाजत। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव पर राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, जल्द यूक्रेन छोड़ दें भारतीय छात्र। दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, यूक्रेन में लगभग 18,000 भारतीय पढ़ाई कर रहे हैं।
नवभारत टाइम्स लिखता है, यूक्रेन से भारत लौटेंगे राजनयिकों के परिवार। जनसत्ता ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को अहमियत दी है। लिखा है, भारत चीन के संबंध बहुत कठिन दौर में चीन की ओर से समझौतों के उल्लंघन के कारण सीमा पर हालात बिगड़े। हिंदुस्तान का कहना है, राशन की दुकानों पर मिलेगी वित्तीय सेवाएं। केंद्र सरकार ने देश के कोने कोने तक डिजिटल और आर्थिक सेवाएं पहुंचाने की योजना तैयार की। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। ओडिशा के 12 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अपनी नाव में पुलिसकर्मियों और सैनिकों को बैठाने से इनकार कर दिया था और सैनिकों के आगमन के बारे में अपने गांव के लोगों को सचेत करने के प्रयास में प्राणों की आहुति दी थी। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल उत्तर प्रदेश में 61 और पंजाब में 70% से अधिक मतदान हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा और कौशल के बारे में आज एक वेबिनार के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। चारा घोटाले से जुड़े 5वें मामले में रांची की विशेष अदालत आज राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाएगी। केरल में आज से सभी विद्यालय पूरी तरह से खुल रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री जॉन-इव लुद्रियां से वार्ता की। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 17 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती और 6 वर्ष बाद भारत फिर से विश्व T20 क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।